यस। तो बच्चों हम लोगों ने अभी जो स्टडी किया था, ठीक है, उसी पे हम लोग नेक्स्ट कुछ एक बार थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, एक्सप्लेनेशन लेते हैं उसी के ऊपर। हम लोगों ने बच्चों बात करी थी अभी इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा डाइल्यूशन, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिसको हम लोगों ने देखा था कि ये जो आपका जो इफेक्ट है, ठीक है, इट इज गिवन बाय it is given by Debye Huckel HUCKLE डेवी हकल रूल, ठीक है। तो डेवी हकल रूल्स के थ्रू बेटा यहाँ पे ये क्या हुआ, ये आपका डिफाइन हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो डेवी हकल रूल के थ्रू एक्सप्लेन हुआ है। जहाँ पे एक इक्वेशन हमने डिस्कस करी थी कि लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। ये एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज गिवन है और जिसको मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा एम सी का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। सी कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी उसको हम लैम्डा एम सी। लैम्डा इंफिनिटी का मतलब है दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, ठीक है। इंफिनिटी डाइल्यूशन जिसको ग्राफ में हम लोगों ने देखा था ना कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो करने पे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, तो आपको मिलेगी लैम्डा इंफिनिटी वहां पे, ठीक है। यस, जिसको हम लिमिटिंग कनेक्टिविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्या है, बी और सी मैंने बताया था। बी आपका कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा डिफरेंट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, और सी आपका जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन। सी इज ए कॉन्सेंट्रेशन, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी देखा था। और लैम्डा इन्फिनिटी है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये भी हम लोगों ने ग्राफ में देखा था। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। जिसको मैथमेटिकली अगर मैं रिवर्स भी डिफाइन करता हूँ इक्वेशन पे तो समझ में आएगा कि लैम्डा एम सी इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट सी और प्लस में होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी, ठीक है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पे अगर मैं बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे स्लोप आपको माइनस मिलेगा, देखो नेगेटिव में स्लोप मिलेगा, ठीक है। और बाकी इंटरसेप्ट आपका कैसा होगा, वो पॉजिटिव में इंटरसेप्ट होगा। स्लोप, हाँ स्लोप देखा तो माइनस बी एक्स लिख लेना, तो स्लोप फिर कोई नेगेटिव में होने की बात ही नहीं है, वो कंपेयर करोगे तो प्लस में हो जाएगा। मतलब बेसिक जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी आपकी, लीनियर। कैसा मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो लीनियर हम लोगों ने देखा था। और ये जो आपका इक्वेशन है बेसिकली इट इज डिफाइंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बोला था कि वो डेबी हकल्स की ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ओनली यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में आपको लीनियर इक्वेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे हमने ग्राफ इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि ये ग्राफ है जिसमें आपका यहाँ पे लैम्डा एम सी है, यहाँ पे आपका अंडर रूट सी है लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, ये आपका बाई एक्सिस पे है। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो बच्चों ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले केस में। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से टर्न होते हुए आएगा। तो जैसे ऊपर वाला ग्राफ है तो मैंने बोल दिया एचसीएल का है, हाई मोबिलिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सेकंड मैंने बोल दिया सपोज NaCl का है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इस तरीके से ग्राफ मिलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग के हैं। और जो नीचे वाला आपको दिख रहा है कर्व लेते हुए, ये आपका है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब जैसे सपोज एसिटिक एसिड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये होगा आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो जो जो आपको लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही थी उस डेबी हकल सिस्टम से, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही डिफाइन कर रही थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। तो ये बिल्कुल ध्यान दें। तो डेबी हकल रूल इज 100% एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड, अगर हमने ये भी बात करी, अगर बेटा हम इधर से इधर मूव करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, इसका मतलब आपकी डिक्रीज कर रही है। और इधर से इधर अगर चलेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तभी यहाँ पे मिलेगा इन्फिनिटी डायल्यूशन। ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट मैं समराइज कर रहा हूँ फाइनल, जो अभी हम लोगों ने एक बार स्टडी किया था उस पे, है ना, एक बार अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अगर मैंने ग्राफ सपोज कुछ इस तरीके से दिया लाइक दिस, ठीक है, ये डार्क यहाँ से लाइन है, बाकी आपकी डैश डैश इस तरीके से। एक ग्राफ मैंने उसको फॉलो किया है यहाँ से और ये इस तरीके से मूव किया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि ये जो ग्राफ होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा,
और यहाँ पे आपका भी अंडर रूट सी है, और यहाँ पे आपका है लेमडा एम सी, और ये जो आपका ग्राफ होगा ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सभी को समझ में आ गया, क्लियर? चलो ग्राफ परफेक्ट हो गए। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, जिसको अभी हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से देखा था। एक बार इसको मैं समराइज करता हूँ। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करेंगे तो पहला केस बेटा हमने फोकस किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 100%। स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा क्या होगा, 100%। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, बाई इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम, तो जो अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, नेग्लिजिबल इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नेग्लिजिबल इफेक्ट। तो उस केस में एंड आयोनिक मोबिलिटी ये भी करेगी इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, जैसे एक आपका इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलाइट को मैं अगर डिफाइन करूँ, एक, इसको ऐसे कर देते हैं डिफाइन, यस, इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं समझाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स वाले केस को, इस तरीके से, जिसमें दो प्लेट ले ली मैंने। एक प्लेट यहाँ पे आपकी मान कर चलो कि ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इधर, और ये आपके यहाँ से नेगेटिव है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट है। एक प्लेट मैंने यहाँ ले ली है और एक प्लेट आपकी इधर है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट जो फिल कर दिया है वो आपका सपोज NaCl, Na प्लस NCl माइनस की फेज में आपको मिलेगा ईस्टर्न इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जहाँ पे आप ये जो जब जब भी हम लोग यहाँ पे डाइल्यूशन की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस के अंदर, तो अल्फा 100% होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है बट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, ठीक है। और इस केस में आपकी जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपकी आयनिक मोबिलिटी के बेस पे, तो ये करता है डोमिनेंट। तो जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आपको जो आंसर टिक करना होगा वो टिक करना होगा आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताइए मुझे, समझ में आया सभी को? तो आंसर क्या टिक करना होगा? आंसर टिक करना होगा ड्यू टू आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी की वजह से, बिल्कुल। चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन लैम्डा एम एम लैम्डा इन इक्विवेलेंट एंड कैपिटल के, ठीक है। इसके साथ हम लोग बात करते हैं। तो जहाँ पे सीधा आप बेसिक इक्वेशन फॉलो कर सकते हो कि लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। एक इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है लैम्डा इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। एक इस रिलेशन को सीधा ध्यान रखना है, ये रिजल्टेंट है। कैपिटल के की बात करूंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। एक इस रिलेशन को ध्यान रखना है। रिलेशन कहाँ से आए, प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। वहां से सारे रिलेशंस आए, ये रिलेशंस आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब भी कभी क्वेश्चन लैम्डा एम पे आ जाए, लैम्डा इक्विवेलेंट पे आ जाए या फिर कैपिटल के पे आ जाए, तो आपको हमेशा यही इक्वेशंस आपको फॉलो करना है, क्लियर? चलो इसके बाद बात कर लेते हैं इनके रीजंस के ऊपर। ये सब हो चुका है, मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके रोल ऐसे क्लियर हो जाए। तो इसमें मैं बताऊंगा बाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है डाइल्यूशन, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, जिसको हम लोग यहाँ पे अल्फा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ये आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। आयंस बोल रहे हैं इसलिए मैंने आयोनाइजेशन बोल दिया, इंक्रीजेस। सो लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट ये क्या करेंगे बेटा, इनकी जो कंडक्टिविटी है
वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, बाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कैपिटल के इज डिफाइन फॉर पर वॉल्यूम लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो आप ध्यान से। यहाँ पे जो अभी रिलेशन मैंने बताए थे ना, वो लैम्डा एम की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे लैम्डा आपका इक्विवेलेंट था। फिर था आपका के साथ, के का रिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो इक्वेशन थी उनके रीजंस मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिए हैं। फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम डाइल्यूशन, when increasing the volume dilution the degree of ionization increase करेगा, so total number of ions increases, so lambda m lambda infinity इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका जो होगा कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो इज डिफाइंड फॉर पर वॉल्यूम, तो पर लीटर पर वॉल्यूम मैंने आपको इसके ऊपर वो भी डिफाइन किया था कि भाई किस तरीके से आपका जो एक बीकर के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिट जो वॉल्यूम था उसी के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो कैपिटल के है तो रिजल्टेंट आपका टोटल नंबर ऑफ जो आयंस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो देखो भाई वो तो आपको पता ही था मेरा रिजल्टेंट कि भाई टोटल नंबर ऑफ आयंस जो होंगे पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, सो कैपिटल के क्या होगा वो भी आपका डिक्रीज करेगा। तो मैंने देखो कि भाई वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो कैपिटल के की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या वॉल्यूम वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, तो सॉरी वो आपका इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तभी के की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो के आपका डिक्रीज करता है बिकॉज सॉल्यूशन करने पे वॉल्यूम के बढ़ाने के साथ, तो वॉल्यूम के बढ़ाने के साथ के की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज। लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो हम आयंस की बात कर रहे हैं पर सेंटीमीटर क्यूब वो भी आपके डिक्रीज करते हैं, या आपको ध्यान देनी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, रीजन इज क्लियर, ओके। इसके बाद बात करते हैं आयोनिक इक्वेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जहां पे जो अल्फा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होता है अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जहां पे आपको बेसिक से पता है कि भाई 10 लीटर मैंने लिया है, वो आपका इधर क्या है 20 लीटर, मैंने फिर डाइल्यूशन कराया, ठीक है, तो फिर आपका यहाँ से कितना हो गया, भाई स्टार्टिंग आपका अमाउंट 10 लीटर था, मैंने और उसमें सॉल्यूट डाला 20 लीटर हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाइल्यूशन कराया, तो डाइल्यूशन कराने पे क्या होगा, ये 100 से कन्वर्ट, ये 10 टाइम्स हुआ ना इसका, ये कितना होगा, ये आपका 200 हो जाएगा। ये बात समझ, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वो भी आपकी कहीं ना कहीं फाइनली इंक्रीज करेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई लैम्डा इक्विवेलेंट होगा वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस बेसिक में बेसिक टर्म से समझ सकते हैं। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया सब। अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन लिया मैंने, लैम्डा एम इज मैक्सिमम फॉर, लैम्डा एम मैक्सिमम किसके लिए होगा, प्रीवियस क्वेश्चन है, देखते हैं। ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन आपका 1 कैपिटल एम एसिटिक एसिड, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे है 0.1 कैपिटल एम CH3COOH एसिटिक एसिड। सी ऑप्शन है 0.01 कैपिटल एम एसिटिक एसिड। और फोर्थ ऑप्शन है इक्वल फॉर ऑल, ठीक है। ये चार इक्वेशन, चार मैंने ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। तो लैम्डा एम आपका मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो हम लोगों ने अभी देखा था लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही तो आपका था। तो ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखे हैं, तो हम किस पे फोकस करें भाई, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम होगी, और कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ पे है, सी ऑप्शन हो गया आंसर। तो दिस इज करेक्ट। 0.01 एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है, 4 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कैपिटल के इज मैक्सिमम फॉर, देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, देखा आपने प्रीवियस ईयर में, तो बस सीधा आपको अगर रिजल्ट पता है तो सीधा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि भाई मैक्सिमम किसके लिए होगा, मैंने ए ऑप्शन दिया आपको कि सपोज 0.1 कैपिटल एम ऑक्जेलिक एसिड, मतलब
H2C2O4 ऐसे दिया है। सेकेंड ऑप्शन उसने दिया है 1 कैपिटल M करके H2C2O4। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन का है, ऑप्शन आपका है 1.5 कैपिटल M H2C2O4 एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल आर इक्वल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बेटा, बताओ जल्दी से। इसने पूछा है कैपिटल के, तो कैपिटल के का रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा था, ये डायरेक्टली के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन में क्या बेटा कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, मोलरिटी। तो बताओ कैपिटल के की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। तो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है, बताओ मुझे, ये दिख रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। कितना इजिली, विद इन सेकंड, अगर आपको पता है तो विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता है तो फिर आप समझ रहे हो क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 3। गिव ग्राफ बिटवीन लेमडा एम एंड 1 डिवाइड बाई एम। ठीक है, नॉर्मलिटी और लेमडा एम उसके बीच में आपको ग्राफ डिफाइन करना है। और हो सकता है ग्राफ आपको दे रखो, जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं सिंपल सा अगर पहले बात करता हूँ सपोज एनएसीएल को लेकर, मतलब एनएसीएल को लेकर ग्राफ कैसा बनता है, तो मैं आपको ग्राफ पहले बता ही देता हूँ। यहाँ पे सिंपल एनएसीएल बच्चों है क्या एक्चुअली में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो लेमडा एम यहाँ होगा, 1/n मैंने यहाँ लिया है। ग्राफ आते हैं बहुत बार इस तरीके से, तो वो जो इक्वेशन है ना लेमडा एम के साथ जो वॉल्यूम वाला रिलेशन है वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेमडा एम अपन ने पढ़ा था भाई, एन तो आपका क्या है, नॉर्मलिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो लेमडा एम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है। और एन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो जब हम बात करेंगे कि भाई 1/n को लेकर, तो ग्राफ हमारा कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से ही जाएगा। अरे भाई समझो रिलेशन, आपको समझो भाई, लेमडा एम ये रहा, 1/c ये रहा, सी का मतलब यहाँ पे नॉर्मलिटी ले लो, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली दिख रहा है आपको। तो ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, ग्राफ हल्का सा ट्विस्ट करके जाएगा ऊपर की तरफ, इस तरीके से ग्राफ यूं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे जिस पॉइंट को ये कट करेगा, मतलब इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि ये जो अल्फा है दैट इज दी 100%, जहां पे कर्व आपका फ्लैट होगा। तो फ्लैट होने का मतलब है इस पॉइंट से ये फ्लैट हो रहा है, तो जहां से कर्व आपका फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो उस जहां जिस पॉइंट से होगा उस पॉइंट में बोलेंगे कि भाई वहां पे अल्फा क्या हो चुका है, 100% हो चुका है। समझ में आ गया। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम यहाँ पे मूव करें, अगर मैं इस तरफ से इस तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ 1/n की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। तो 1/n की वैल्यू तो इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वो भी क्या करेगा बताओ, भाई 1/c अगर बढ़ेगा तो ये डायरेक्टली तो वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ेगी ना, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऐसा हाँ बिल्कुल इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आ सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे एसिटिक एसिड का ग्राफ क्या बनेगा, अगर यहीं पे मैं पूछ लूँ आपसे कि एसिटिक एसिड ग्राफ क्या बनेगा, वही है लेमडा एम और 1/n के साथ। ये यहाँ पे आपका लेमडा एम है और यहाँ से आपका है 1/n। तो मुझे बताओ यहाँ से एसिटिक एसिड के लिए हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन उसमें फ्लैट नहीं आएगा, वो कर्व फ्लैट नहीं होगा, बिकॉज एसिटिक एसिड क्या है भाई, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। CH3COOH जो है ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन इन्फिनिटी टाइम पे चलता ही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा नो डाउट, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसा रहेगा, फ्लैट नहीं आएगा। भाई अल्फा 100% थोड़ी नहीं हो सकता कभी, मुझे बताओ अल्फा कभी 100% हो सकता है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी नहीं हो सकता। कितना भी इन्फिनिटी आप डाइल्यूशन कर लो, तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, फ्लैट नहीं आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी 100% से ना कम ही होगी, 100 तक पहुंचेगा ही नहीं। ये ग्राफ बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा कि ग्राफ अगर आते हैं तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। सभी को समझ में आ गया। यस, एक छोटा सा नोट लेते हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट को समझने के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इन ऑल आयन lambda m and lambda equivalent of H plus ion is maximum, क्यों होता है, ड्यू टू स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, with water, with another water molecule, which increase the ionic mobility, of H plus ion.
जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उनके कर्व सबके ऊपर बन रही थी। ठीक है, ये आपको रीजन बिल्कुल ध्यान देना है। जब भी क्वेश्चन आएगा क्या टिक करना होगा आपको, स्पेसिफिक या स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने कवर कर दिया, स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को टिक करना होगा। ठीक है, जिसमें आप ऐसे भी समझ लो स्पेशल का मतलब वही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स किसी से अटैच होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल कैटायन एनायन को डिसॉल्व करता ही है, लेकिन उसके साथ उसके आपस में बॉन्डिंग होती है। ये भी एक है, जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल है, किसी भी कैटायन एनायन के आसपास प्रेजेंट है, तो भाई इनकी बॉन्डिंग अपने साथ भी तो होगी। अब बात समझ में आ रही है, इनकी बॉन्डिंग अपने साथ भी तो ये शो करते हैं। मुझे बताओ, ये आपको जो स्पेशल एच बॉन्डिंग जो मिल रही है उसका मतलब सिंपल सा इतना है कि ये कैटाइंस जो एनाइंस जो भी होंगे, जो भी कैटाइंस एनाइंस होंगे, उन कैटाइंस एनाइन को ये डिसॉल्व करेंगे, लेकिन डिसॉल्व करने के बाद जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स इनको डिसॉल्व करेंगे, तो कैटाइंस का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और जो एनाइन का वाटर मॉलिक्यूल्स है बच्चों, उसके पास भी तो अपने प्रेजेंट है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से इसका जो H प्लस साइन जो आपका यहाँ पे जो लैम्डा है वो लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए जो मैक्सिमम हो रहा है, उसके पीछे यही रीजन है। दिस इज द स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड फाइनली क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि फाइनली बेटा लैम्डा एम जो एचसीएल का होगा डेफिनेटली ग्रेटर होगा लैम्डा एम एनएसीएल। ठीक है, एनएसीएल कंपैरिजन में एचसीएल का आपका क्या मैक्सिमम होगा, लैम्डा एम। क्यों होगा, स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एसबीएच की वजह से। तो रिजल्टेंट में क्या बोल सकता हूँ कि लैम्डा एम फॉर एच प्लस आइन इज मैक्सिमम। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, सोडियम प्लस के कंपैरिजन। ठीक, ये आपको बिल्कुल सही से अच्छे से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इसके ऊपर एक ग्राफ भी आता है तो भी आप समझ सकते हो कि लैम्डा एम को मैंने यहाँ लिया और अंडर सी को मैंने यहाँ लिया, तो एचएल वाला ग्राफ कहाँ से जाएगा, कुछ इस तरीके से ये डार्क हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ग्राफ होगा वो एचएल को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला ग्राफ होगा वो एनएसीएल को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सभी को। अब मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता हूँ कि जैसे मान के चलो आपको दे रखा है एल, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे NaCl और आपको दे रखा है सपोज KCl, तो मुझे बताओ सबसे अधिक मोबिलिटी किसकी होगी, जल्दी से। सबसे अधिक लैम्डा एम किसके साथ होगा, हाँ किस इलेक्ट्रोलाइट के साथ होगा, LiCl NaCl और KCl, सबसे अधिक किसके साथ होगा। यस, तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा यहाँ पे कि भाई यहाँ से तो आपको मिलेगा लिथियम प्लस, यहाँ से आपको मिल जाएगा सोडियम प्लस और यहाँ से मिल जाएगा पोटेशियम प्लस। सबसे अधिक किसके साथ होगा, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको सीधा टिक करना होगा, 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 मार्क्स चाहिए आपको, और क्या चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने पढ़ा था पीरियड टेबल के अंदर पढ़ा था हाइड्रेशन के बारे में। ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो गिवन कंपाउंड है, अगर आयनिक मोबिलिटी पूछा जाता है तो आंसर अलग है। देखो अगर लेमडा एम पूछता है तो वही आयंस थे, आयंस में फिर से ले लेता हूँ। सॉल्ट LiCl था फर्स्ट, सेकेंड था सपोज आपका NaCl, थर्ड था आपका सपोज यहाँ पे KCl। मैं पूछूं लैम्डा एम का सीक्वेंस क्या होगा, तो आपको बिल्कुल पता है कि सही आंसर क्या होगा कि भाई सबसे अधिक किसका हो जाएगा, थर्ड का, KCl का। लैम्डा एम की बात कर रहा हूँ, फिर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, सबसे कम हो जाएगा फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता आयोनिक मोबिलिटी को लेके कि भाई यही कैटायन है या नहीं, तो आयोनिक मोबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी। तो देखो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कोई कैटायन है, यहाँ पे सारे सारे कैटाइंस हैं, लिथियम प्लस होगा, सोडियम प्लस होगा, के प्लस होगा, बाकी Cl तो सारे जगह सेम है, तो Cl से तो आंसर बनेगा नहीं, ये तो कॉमन चीज है ना, Cl माइनस उससे आंसर बनेगा ही। आंसर बनेगा आप कैटाइन डिफरेंट है वहीं से आंसर बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होगी वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, डाइपोल के फेस में होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वहाँ पे चिपके हुए। ठीक है, उस कैटायन जो जहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होंगे तो वहाँ पे आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, भाई चलना फिरना कम हो जाएगा। मैंने बताया था गाढ़ापन, ठीक है, अगर आपको पता होगा वहाँ पे चलना फिरना काफी कम हो जाएगा। तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एम, और यहाँ पे आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एन, इसके पास होल चार्जेस प्लस। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया है, ये हो गया बेटा हाइड्रेशन के बारे में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स लग चुका बेटा कैटाइंस के आसपास। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सबसे अच्छा आयनिक मोबिलिटी किसमें होगा, LiCl NaCl KCl, तो हमारा सही आंसर बेटा कौन सा होगा भाई, जो जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी
उसकी आयनिक मोबिलिटी कहीं ना कहीं कम होगी। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, बताओ बेटा। लिथियम प्लस, चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। भाई चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाई साइज। ठीक है, तो चार्ज तो सब पे प्लस वन प्लस वन प्लस वन होगा भाई, इस पे भी प्लस वन होगा, इस पे प्लस वन होगा, इस पे प्लस वन होगा। लेकिन मैं साइज की बात करूँ, साइज किसका बड़ा होगा आपको पता है, इस तरीके से है लीना की सीक्वेंस होता है ना, आपको दे रखा है लिथियम सोडियम पोटेशियम, साइज सबसे बड़ा किसका है, पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है ना। तो साइज सबसे बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो सब जिसके पास चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, तो उस पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम लगेंगे, तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा होने का मतलब K प्लस सबसे ज्यादा, उससे कम कौन होगा, सोडियम प्लस। और सबसे छोटी किसकी हो जाएगी बेटा, लिथियम की। ये होगा ना, बताओ मुझे, आ गया समझ में। भाई लिथियम प्लस के आसपास तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे ना, इसका साइज क्या है, सबसे छोटा है। अरे इसके पास चार्ज क्या है, प्लस वन बाई साइज, इसका भी प्लस वन बाई साइज, प्लस वन बाई साइज। तो चार तो सब पे बराबर है, तो साइज जो होगा, साइज साइज विल डिफाइन कि डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव डेंसिटी, जो आपकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो लिथियम के पास सबसे ज्यादा होगी, तो उसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। ये आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। चलो, तो इस लिथियम के पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे, बिकॉज इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। सबसे कम कहाँ लगेंगे, पोटेशियम के पास। तो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम लगेंगे, तो कम लगने का मतलब वजन कम होगा, तो चलना फिरना उसका आराम से होगा। तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है चलना फिरना आयन्स का। जब जिस कैटायन एनायन के पास कम वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, तो उसका चलना फिरना आराम से होगा, हाइड्रेशन नंबर कम होगा, तो चलना फिरना आराम से होगा, ठीक है। ये बेसिक, अगर लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट की बात करें तो वो भी आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि आयनिक मोबिलिटी के बाद अगर मैं पूछता हूँ कि लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट का ऑर्डर क्या होगा, टाइम और लैम्डा इक्विवेलेंट का आफ्टर हाइड्रेशन, तो आपका सेम यही आंसर होगा जो आंसर आयनिक मोबिलिटी। समझ में आ गया। तो वाटर के साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आपको बिल्कुल इसी तरीके से टिक करना है, समझ में आ गया। और इसको हम बेटर पे एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, पीरियड टेबल के अंदर भी पढ़ते हैं। चलो, क्लियर हुआ सभी को, समरी हो गई बेटा पूरी। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए जरा। चलो, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्लेलर्स लॉ की तरफ, ठीक है। कॉलर्स लॉ, तो कॉलर्स लॉ है क्या एक्चुअली, वो कुछ भी नहीं होता, वो इन्फिनिटी डायल्यूशन पे उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो लिखता हूं मैं इसको, एट इन्फिनिटी डायल्यूशन, एट infinity dilution, the each ions has fixed contribution, in fixed contribution in lambda m and lambda equivalent of electrolyte ठीक है, irrespective नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये आपका कैलर्स लॉ है। इसको मैं और अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, और कर, ध्यान दो, lambda m of any electrolyte is sum मतलब एडिशन, sum of lambda m of each ion at infinity dilution, मतलब concentration 0, ठीक है, which is multiplied by number of ions, multiplied by number of ions, ठीक है। यह है बेसिक इसका थ्योरी सेक्शन कैलर्स लॉ का। तो व्हाट इज कैलर्स लॉ, रीड करो इसको। कैलर्स लॉ बच्चों बेसिकली ये है कि जब हम इन्फिनिटी डाइल्यूशन की बात करते हैं, जैसे कोई एक बीकर था, उस बीकर में मैंने पानी बच्चों डाला इन्फिनिटी, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या, 0 हो जाएगा। हम लोगों ने डेवी अकल से भी समझा था, ठीक है। तो इन्फिनिटी डाइल्यूशन जब भी करते हैं हम, तो उस केस में तो ईच आयन, जो भी आयन्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है, कैटायंस एनायंस या एक से अधिक आयन्स होंगे, हैज फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट पे क्या असर पड़ता है अगर इन्फिनिटी डाइल्यूशन करते हैं तो इन्फिनिटी डाइल्यूशन करने पे
जो इंडिविजुअल जो कैटाइंस एनाइंस है वो अपने लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है। हर किसी कैटाइंस एनाइंस को आपको लेना पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज करेंगे। डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस इलेक्ट्रोलाइट से आया है। जैसे H प्लस एग्जाम्पल लेंगे, अभी समझ में आया, ठीक है। जैसे एक H प्लस आयन आया HCl से, एक H प्लस आयन आया एसिटिक एसिड से, तो जो दोनों में H प्लस आयन दिख रहा है तो उन दोनों का एडिशन हो। ऐसा नहीं कि वो H प्लस आयन अलग है, H प्लस आयन अलग है, नहीं नहीं, दोनों H प्लस आयन वो आपके सेम होंगे, उनका एडिशन करना पड़ेगा। इसलिए हमने इर्रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तो HCl था, दूसरा था आपका एसिटिक एसिड, तो डजेंट मैटर के एक स्ट्रॉन्ग है कि एक वीक है। मैंने किया इन्फिनिटी डाइल्यूशन, तो दोनों H प्लस आयन को आपको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है मैंने इर्रेस्पेक्टिव, इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा वो कैसा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट में लिखा कि लैम्डा एम फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ लैम्डा एम ऑफ ईच आयंस, ठीक है। तो जब भी आपको इन्फिनिटी डाइल्यूशन क्वेश्चंस आता है तो उस क्वेश्चन में कैलकुलस यही बोलता है कि अगर आपको लैम्डा एम पूछा गया है, लैम्डा इक्विवेलेंट पूछा गया है, तो लैम्डा एम वाले केस में क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट को, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन अगर आपको लैम्डा एम पूछा गया है, तो लैम्डा एम क्या होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का, कि उस इलेक्ट्रोलाइट के पास प्रेजेंट जो भी आयंस होंगे, जो भी कैटाइंस एनाइंस होंगे, उन सभी कैटाइंस एनाइंस का क्या निकालो, लैम्डा एम निकालो, उस लैम्डा एम को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, वही लैम्डा एम होगा आपका, किसका, उस इलेक्ट्रोलाइट का होगा। अब पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इज सम ऑफ लैम्डा ऑफ ईच आयंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन व्हिच इज मोस्ट आपका यहाँ पे है, ठीक है, बाई नंबर ऑफ आयंस, जो भी नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उनका आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपको डिफाइन करना है। आप सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो डन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया मैंने लैम्डा एम इन्फिनिटी, ध्यान दो बेटा, मैं पूछना चाह रहा हूँ Al2SO4 का, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सभी आने वाले हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया है Al2SO4, ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, इसको यहाँ पे थ्राइस कर लो, ठीक है, अब क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसका लैम्डा एम जो आपका मोलर कंडक्टिव, मोलर जो आपका कंडक्टिविटी नेचर है वो आपको निकालना है इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे, तो कैसे निकाला जाए, ये तो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इस पर कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, इसको आयनाइज कर लो, तो आयनाइज करेंगे ना तो उसके आयंस मिलेंगे एल्यूमिनियम+3 और SO4-। तो बेटा हम बात कर रहे हैं मोलर, हम लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम बैलेंसिंग को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लैम्डा एम मोलर के साथ बात कर रहे हैं, तो उस केस में बैलेंसिंग इज मस्ट, तो बैलेंसिंग मस्ट होगा तो आयंस को प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लैम्डा एम Al+3 के साथ। अब बात समझ में आ रही है, 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, बिकॉज इसके अगर लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालते हैं ना, इसका लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, तो हम 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, प्लस फर्स्ट कैटायन, सेकंड कैटायन क्या एनायन होगा वो 3, और यहाँ पे होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर सल्फेट। आया समझ में। और अगर मान के चलो इसी का अगर मुझे निकालना होता लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, ठीक है, तो फिर हम सीधा लिखते हैं लैम्डा एम, सॉरी दिस इज नॉट लैम्डा एम, दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये हो जाता है Al+3, कोई कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं, प्लस यहाँ पे होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी फॉर SO4-2। अब समझ में आया सभी को, बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी पूछता है मोलर एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन, तो उस केस में आपको कॉफिशिएंट जो भी आयंस हैं, जो कैटन्स के जो नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी पूछता है तो वहां पे आपको कॉफिशिएंट के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बात समझ में आई सभी को, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है, और दिस इज क्लियर। हम रिजल्टेंट क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्विवेलेंट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा इक्विवेलेंट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो आप किसी भी तरीके का हो, ठीक है, वहां भी हम सम करेंगे किसका, लैम्डा इक्विवेलेंट का, लेकिन वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे कि जो कैटायन साइंस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बैलेंसिंग करते नहीं ना इन आपके इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे CH3COOH है, इसका निकालना है इन्फिनिटी डायरेक्शन, तो हम कैसे लिखें इसको, तो सीधा सा है बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे CH3COO- प्लस, यहाँ से H प्लस है, ये भी इन्फिनिटी। अगर इस
HCl के साथ करना चाहूँ तो लैम्डा एम, हम लैम्डा एम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, HCl के लिए, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि भाई लैम्डा H प्लस साइन ये एम ही होगा इन्फिनिटी फॉर HCl, प्लस ऐड कर दो Cl माइनस, ठीक है, उसका आपका लैम्डा एम और ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो सिंपल सा है कि जब लैम्डा एम निकालेंगे तो हम आइंस में जो कॉफिशिएंट है उनको फोकस करते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उनके लैम्डा एम इन्फिनिटी के साथ। जैसे क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बच्चों यहाँ पे है लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर ए प्लस टू इज इक्वल टू 200। फिर उसने बोला है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर बी माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू 400, और उसने पूछा है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर ए थ्री बी टू क्या होगा, दिस इज ए थ्री बी टू, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे बच्चों अपन इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैम्डा एम इन्फिनिटी पूछा गया, किसका पूछा गया है, A3B2 का पूछा गया है। जैसे आयोनाइज कर लो, जब आयोनाइज करते हैं तो पहले की बेटा क्या होता है कैटाइन, फिर क्या होता है एनाइन। तो अगर मैं लैम्डा एम पूछा गया है तो 3 का मल्टीप्लाई रहेगा, 3 है ना ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए के ऊपर होल चार्जेस प्लस टू कैसे आया समझ में आया ना, सॉल्ट को आयोनाइज करते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, बी इस पे होल चार्जेस -3, बस वैल्यूज रखो 3, ए की वैल्यू कितनी है 200, 2 B-3 की वैल्यू कितनी है 400, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 800, ठीक है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 1400, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आ गया इसके लिए, इस सॉल्ट के लिए। यस, इसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर ए प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू 300। मैंने दिया है लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, मिक्स करके देता हूँ, B-2 की वैल्यू दे रखी है आपको 400, उसने पूछा है लैम्डा इक्विवेलेंट एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन A2B3, इसकी वैल्यू क्या होगी A2B3, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो ध्यान दो बेटा, पूछा क्या है लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, ये इक्विवेलेंट इन्फिनिटी है तो इसमें चेंज नहीं करना है, इसमें चेंज करना पड़ेगा, ये आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। प्राची जल्दबाजी मत करो, गलत आंसर है, 7 नॉट राइट आंसर, 7 कर दिया। अरे भाई साहब ये इन्फिनिटी है ना, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, तो ये तो मैच कर रहा है, इसको कोई चेंज नहीं करना, ऊपर वाले में चेंज करना पड़ेगा। अब वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर, रिलेशन बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसको यूज तो करो। आप लैम्डा एम इन्फिनिटी को लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी में ऐड कैसे कर सकते हो, दोनों अलग अलग वैल्यूज है ना, आप जबरदस्ती ऐड कर रहे हो, तो फिर यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी फॉर A2B3, आराम से करो जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, 2 3 जो भी है, यहाँ पे होगा A+3 और प्लस होगा लैम्डा इक्विवेलेंट बी पे चार्ज -2, कोई कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं, बिकॉज ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, बैलेंस कर रही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये लैम्डा एम दे रखा है तो भाई इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो वो 300 डिवाइड बाई कितना 3 हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर यहाँ पे कितना है इसका 3 बैलेंस फैक्टर है ना, 300 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा तभी आपका ये बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा पहला आपका 300 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा आपका इसके लिए, प्लस ये आपकी इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 400, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं करना, तो यहाँ से मिलेगा आपको 100 प्लस 400, तो आंसर होगा 500, तो 500 इज द राइट आंसर। अब आया समझ में, बताओ सभी लोग, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, आराम आराम से करना है। अब बात करते हैं कैलॉर्स लॉ के एप्लीकेशन की, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कैलॉर्स लॉ, तो कैलॉर्स लॉ समझ में आया, उसकी एप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन में, कैलकुलेट दी लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट फॉर अननोन कंपाउंड, ठीक है, अननोन कंपाउंड, गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कैलॉर्स लॉ के एप्लीकेशन को डिफाइन करता है या कौन सा नहीं करता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, पहला आता है स्टेटमेंट एनसीईआरटी में, कैलकुलेट दी लैम्डा एम निकाल सकते हो, लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल सकते हो फॉर दी अननोन कंपाउंड, अगर उनके आयंस की अगर आपको लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू पता है तो। आप समझ में आ गया, पहला स्टेटमेंट इज क्लियर, ठीक है। मैंने फिर से बोला था
लैम्डा एम की जो अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और लैम्डा इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बैलेंसिंग कोई जरूरी नहीं है, करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आप कर दो गलत आंसर है। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया क्वेश्चन के अंदर, इधर कंपाउंड है, इधर लैम्डा एम इंफिनिटी है, और यहाँ पे कुछ डाटा आपको दे रखा है इस तरीके से। ये कंपाउंड आपका है AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी यहाँ वैल्यू है 400। नेक्स्ट आपको दे रखा है NaOH, इसकी वैल्यू आपको है 600। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है Al2SO4 थ्राइस, इसकी वैल्यू है x, और लास्ट में दे रखा है Na2SO4, इसकी वैल्यू दे रखी है 1000। आपको बताना है x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया? क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड दे रखे हैं और लैम्डा एम इंफिनिटी की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा गया कि बच्चों x की वैल्यू क्या होगी। भाई आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन पे बात करो ना, पहले एप्लीकेशन पे कि हम लैम्डा एम ये सब निकाल सकते हैं अदर कंपाउंड्स की हेल्प से, तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ मुझे। तो एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, वो रिएक्शन इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अब वो रिएक्शंस बच्चों कैसे लिखी जाए, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे हो गया आपका AlOH थ्राइस प्लस Na2SO4, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लैम्डा एम पूछा है, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, मस्ट है। तो यहाँ से आपका क्या फॉर्म होगा, इन दोनों आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, हम देख सकते हैं यहाँ से कि भाई एक तो NaOH फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ से और क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा Al2SO4 थ्राइस। फिर आप बैलेंस करो ना ध्यान से। Al2 है मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये Al2SO4 थ्राइस है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया। NaOH कितना हो जाएगा, सोडियम 3 दूनी 3 2 6, मतलब यहाँ पे 6 NaOH हो जाएंगे, और ये आपका बन रहा है। अब इसकी इक्वेशन लिख लो जरा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेट करना है कि रिएक्टेंट की वैल्यू इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू, रिएक्टेंट की वैल्यू इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू, बस ऐसे करना है। तो देखो 2 इंटू AlOH थ्राइस की वैल्यू कितनी है, 400 प्लस 3 इंटू Na2SO4 की वैल्यू कितनी है, 1000 है। अरे समझ में आ रहा है, मेरे बेटा क्लियर हो रहा है तक। 1000 लिख लो इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट की साइड में 6 का मल्टीप्लाई, NaOH की वैल्यू कितनी तरह की 600, Al2SO4 थ्राइस कितना है 1, मतलब x इंटू 1 x, तो बस इसका आंसर आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है। चलो भाई, बहुत अच्छी, गुड जॉब। चलो अगला क्वेश्चन लें, अब ध्यान से कर लेना, अब गलती गलती मत करना प्लीज, ठीक है। चलो बेटा, इधर मैंने लिया है कंपाउंड, यहाँ पे लिया है लैम्डा एम इंफिनिटी। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ डाटा देता हूँ, सॉल्व करो। इसकी वैल्यू है बच्चों 400, फिर मिक्स करके भी दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैल्यू है x, ठीक है। फिर दिया मैंने H2SO4। याद रखना, मैं ऐसे कंपाउंड यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन में मिलेंगे जो कैंसल आउट होकर कुछ रिजल्ट बनाए। ऐसा ना, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा जिसमें आपको तकलीफ हो जाए। यहाँ पे आपका ये 900 है, दिस इज 900। आपको निकालना है इस x की वैल्यू। चलो सॉल्व करो, चलो रिकॉर्डिंग करते हैं प्रोग्रेस में और चलते हैं हम लोग आगे। देखो बेटा, ध्यान से पहचानो, इन चारों कंपाउंड के साथ क्या गेम खेला जाए, क्रिकेट वाला खेला जाए या गिल्ली डंडा खेला जाए, कुछ तो गेम खेला जाए। तो ऐसा कौन सा गेम खेला जाए इनके साथ कि बच्चों, जो मुझे BaOH ट्वाइस चाहिए वो भी मिल जाए और रिएक्शन पूरी भी हो जाए। तो रिएक्टेंट कौन कौन से होने चाहिए, प्रोडक्ट कौन कौन से होने चाहिए, ये दिमाग आपको खुद से लगाना पड़ेगा, बिकॉज भगवान ने सबसे ज्यादा दिमाग इंसान को दिया है ना? इंसान को सबसे ज्यादा दिमाग दिया है, तो हम इंसानों को यूज तो करना पड़ेगा। भगवान की बनी हुई रचयिता बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया चीज बनाई है कलाकृति। तो बेटा हमको दिमाग बहुत अच्छे से यूज करना है। बताओ इन चारों में से रिएक्टेंट कौन कौन से हों, प्रोडक्ट कौन कौन से हों। कोई दो रिएक्टेंट होंगे, कोई दो प्रोडक्ट होंगे, बस यही तो लॉजिक बैठाना है। आया समझ में, एंड कर दी मैंने। देखो बेटा स्टार्ट करो। बेरियम सल्फेट, इसके साथ क्या जोड़ा जाए कि बाकी सब कुछ मिल जाए। तो भाई साहब ये सॉल्ट है, अगर इसमें आप पानी डाल दोगे सीधा तो नेक्स्ट मिल जाएगा ना आंसर। देखो BaOH ट्वाइस मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस आपको मिल जाएगा क्या, H2SO4, H2SO4।
और लैम्डा एम पूछा तो बैलेंसिंग इज मस्ट, बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी भाई साहब, बैलेंसिंग कुछ बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो यहाँ पे, चार, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेरियम एक है, बेरियम एक है, सल्फर में सल्फर एक है, सल्फर एक। ऑप्शन कितने हो गए? टू ऑप्शन यहाँ पे हो गए, चार यहाँ पे, कितने हो गए? 2 4 6, तो 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, सब कुछ बैलेंस हो गया बस। अब ध्यान दो लो यहाँ से, तो देखो बेटा BSO4 का नंबर कितना है? 400 प्लस, अब समझ में आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का वैल्यू कितनी है बेटा? 900 है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, इंटू 900 इज इक्वल टू। अब आगे बेटा प्रोडक्ट की साइड में, BOH कितना है? X है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। H2O4 कितना है? 500। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, यही तो करना था, बचपन से करते आए हैं। बताओ आंसर जल्दी से, एक बार आंसर बताओ क्या होगा। चलो जल्दी से, फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन का इंतजार रहेगा, आंसर देना सभी लोग, ठीक है? बड़ा ध्यान से, क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है मैंने कंपाउंड, और यहाँ पे है लेम में। देखो मैं आंसर निकाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपकी हैबिट नहीं बनेगी ना, ये भी तो दिक्कत है, कैसे करना है। और जितना हम दिमाग का बेटा खर्चा करते हैं उतना बढ़ता है ना, ये बिल्कुल सही है। पैसे खर्च करोगे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई भी चीज खर्च करोगे खत्म ही होते जाएगी धीरे धीरे। तो दिमाग खर्च करने थोड़ी नहीं हम पागल हो जाएंगे, दिमाग बढ़ जाएगा, साइंटिस्ट हो जाएंगे। साइंटिस्ट पागल नहीं होते, ग्रेट लोग होते हैं, ठीक है? BaCl2 उनका हिस्ट्री में नाम होता है, ये दे रखा है बेटा। आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू, ये एक्स आपका क्या होगा। मैं क्वेश्चन दे देते बोलता भी रहता हूँ। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो इन चारों के साथ बच्चों क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए या क्या किया जाए कि भाई यहाँ से एक बन जाए रिएक्शन। तो क्या किया जाए भाई? BaOH2S लिख लो, पहले लिख तो लो एक बार। जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना तभी आगे बढ़ते हैं, जब लिखते नहीं तो कैसे आगे बढ़ते हैं? BaOH2S लिख लिया भाई, क्या गेम खेला जाए? NH4Cl लिख दो रिएक्शन में यार, इनके साथ आयन एक्सचेंज करना है, सिंपल सा। आप बाकी भी लिख के देख लो ऊपर नीचे। तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा? सीधा बन जाएगा आपका BaCl2 बन गया। बाकी क्या बनेगा? NH4OH। प्लीज बैलेंसिंग ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पे पूछा उसने इक्विवेलेंट, तो कुछ बैलेंसिंग नहीं करनी है। बहुत मजा आ रहा है, बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत बड़ी आफत टल गई है यहाँ से। अब बताओ ऊपर वाली क्या है? रिएक्टेंट है, नीचे वाली प्रोडक्ट है, लिखना आता है बिल्कुल। सिर्फ BOH निकालना, एक्स प्लस, जल्दी जल्दी बोलो, 400 प्लस 300, गलत गलत गलत, फिर से गलती कर लोगे, यहाँ तो प्लस लिख दिया मैंने, नहीं फिर से गलती करके बैठ जाओगे, बोलोगे कुछ कुछ अटपटा सा आंसर आ रहा है, चटपटा नहीं अटपटा सा। 300 प्लस 900, मुझे पता है कि तो भाई फिर मजा आ जाएगा भाई। तो यहाँ से कितना आंसर आया? इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो। जोड़ना कितने बच्चों को आता है? हमने सीखा नहीं सीखा? तो घटाना तो आता है, मम्मी ने सिखाया होगा कनपट्टी मार के एक ताक से, बेटा देख ये दो उंगली है, एक घटा दे, एक बचता है। नहीं नहीं, अरे इसको तोड़ना नहीं है, घटाना है। अब समझ में आया ना आंसर? क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छी बात है, ग्रेट जॉब। बाकी आंसर आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 जिसमें बच्चों निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आगे हम लोग इक्विलिब्रियम पे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग करते हैं कैलकुलेट। अरे भाई अल्फा, वही अपना पुराना वाला दोस्त, और किस लिए डिफाइन होता है? और कमजोर जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट उनके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपको पता है इक्विलिब्रियम AB सॉल्ट, B क्या बना? E प्लस एक्वस, B माइनस एक्वस, T इक्वल टू 0 पे, C कॉन्सेंट्रेशन पे, बोलते हैं ना T इक्वल टू 0 पे कितना होता है? T इक्वल टू 0 पे सर कितना? यूनिटी 1, ये कितने? 0 0 प्रोडक्ट है ना। और फिर आपके T इक्वल टू टी टाइम बाद सर ये कितना हो जाएगा? सर 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। ये भी कितना? अल्फा। अरे डिसोसिएशन भाई मेरे, डिसोसिएशन समझ में आता है? भाई डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है? यस। तो ये जो आपकी अल्फा की वैल्यू लिखी है ये क्या है बेटा? लैम्डा एम सी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं बात करूं कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो जीरो हो जाएगा ना, तो ये 1 - 1, इसका मतलब हो गया ये जीरो जीरो होता है ना। और ये कितना बनेगा? 1, और ये कितना बनेगा? 1। ये कौन सी वैल्यू है? लैम्डा एम इन्फिनिटी की। क्या समझ में आया? केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया सभी को? बताओ बेटा, क्लियर हो गया?
तुम्हें पता क्या बोलूं रिजल्ट यहाँ से? रिजल्ट में बोल सकता हूँ कि जो लैम्डा एम सी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा होगा। बहुत सही, ठीक। लेकिन जो लैम्डा एम इंफिनिटी, ये क्या डिफाइन कर रहा है? क्या वन पे भी डिपेंड कर रहा है? अरे बताओ भाई, ये तो सी कॉन्सेंट्रेशन था। अरे सी कॉन्सेंट्रेशन था ना, तो यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। तो लैम्डा एम जो सी होगा वो अल्फा पे डिपेंड करेगा भाई, ये अल्फा अल्फा निकलेगा बाहर। लेकिन जो लैम्डा एम इंफिनिटी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? उसका आंसर आएगा वन। अब समझ में आया क्या? भाई जो पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। अब समझ में आता है क्या? क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? भाई डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आता है निकल के लैम्डा एम सी डिवाइड बाई लैम्डा एम इंफिनिटी। ये कितने बच्चों ने पढ़ा इक्विलिब्रियम में? किन किन बच्चों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ लिया अभी तक? जल्दी बताओ। तो अल्फा इज इक्वल टू आता है लैम्डा एम सी डिवाइड बाई लैम्डा एम इंफिनिटी। क्या अल्फा आया? हाँ सर आएगा। यही तो अल्फा आपका क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। समझ में आ गया? ठीक। एक तरीके से और देखते हैं इसको। बेटा यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? इट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं यहाँ से कि बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, वीक है। फिर से बना ए प्लस और बी माइनस। ध्यान दो टी इक्वल टू जीरो पे ये वन होगा, ये कितने होंगे? जीरो जीरो। टी टाइम बाद कितना होगा? ये वन माइनस एल्फा इंटू सी। ये सभी ने पढ़ा होगा, क्या निकला? एल्फा सी। पढ़ा ना? ये के सी निकाला होगा। ए सी इक्वल टू क्या होता है सर? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ए प्लस इंटू बी माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए बी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का। ए आपका जो इक्विलिब्रियम कितनी है ए प्लस की वैल्यू बेटा? अल्फा सी इंटू अल्फा सी बी माइनस की डिवाइड बाई नीचे कितना होगा बेटा? ए बी कितना होगा? ए बी ये बचा देखो, तो ये होगा वन माइनस अल्फा इंटू सी। तो ऊपर से बच्चों क्या मिल गया? अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा ना। अब एक सी स्क्वायर से नीचे वाला सी कैंसिल कर देना, ठीक है। तो ऊपर बचेगा सिर्फ क्या? अल्फा स्क्वायर सी बचेगा डिवाइड बाई नीचे बचेगा वन माइनस अल्फा। यही बच्चों वैल्यू होती है केसी की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? याद है सभी को?